नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निजी ज्ञान क्लासेस में। बिल्कुल रात के 8 बज रहे हैं और रात के 8 बजे हमारी जनरल साइंस की क्लास जैसे हर रोज चलती है अपने समय पे आज भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल लाइव आपके सामने आपकी क्लास है। अगर आपको चाहिए सरकारी नौकरी तो ज़रूर से जनरल साइंस की इस क्लास को रात के ठीक 8 बजे अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। ये क्लास आपकी कौन कौन से एग्जाम के लिए ज़रूरी है तो ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी, यूपीएसआई और जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम हो सकते हैं जिसमें भी जनरल साइंस का सेक्शन पूछा जाता है उन सभी के लिए आपकी ये क्लास बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों तक लिंक पहुंचनी चाहिए इस क्लास की और साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिएगा और पहली क्लास अगर आपकी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे कर दीजिएगा। जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए सारे लोग। और आज का बिल्कुल पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है तो सोच समझ के आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविता की माप की जाती है? बताइए। कैलोरीमीटर, गीगर मूलर काउंटर, बैरोमीटर और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हाइग्रोमीटर। तो उस यंत्र का नाम बता दीजिए जिससे कि रेडियो एक्टिविटी की माप की जा सकेगी। ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन डी में से। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। लाइव कमेंट में आप सभी लोग कमेंट कीजिए और इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, रेडियो एक्टिविता जिससे मापी जाती है वो यंत्र आपका है गीगर मूलर काउंटर। अब आपका सवाल हो सकता है कि मिस कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। कैलोरीमीटर से मापा जाता है हीट कैपेसिटी, किसी भी वस्तु के हीट कैपेसिटी को हम लोग कैलोरीमीटर से नापते हैं। हाइग्रोमीटर से आप लोगों को पता होना चाहिए, पता भी होगा, हाइग्रो से हम लोग ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को मापते हैं, ह्यूमिडिटी। तो ये याद रखिएगा आप लोग। और बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान सा सवाल मैंने आपसे पूछा है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला, ओम, क्यूरी या फिर वेबर? तो आप सभी का पहली बात तो कमेंट आना चाहिए और अगर आप लोग चैनल को ये या फिर हमारी इस क्लास को शेयर करना भूल चुके हैं तो शेयर कर दीजिए क्योंकि आज से हर रोज आपके रात के 8 बजे ये इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस के सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई इकाई है क्या? तो आप लोगों का कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए टेस्ला करेक्ट आंसर है, टेस्ला। अब आप क्वेश्चन कीजिएगा कि ओम किसका एसआई यूनिट है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग को आंसर पता है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। ओम आपका है रेजिस्टेंस का होता है। क्यूरी किसकी होती है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की होती है। और वीबर किसका होता है? ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वीबर। क्यूरी हो गई आपकी रेडियो एक्टिविटी की और ओम तो आप लोग को बहुत आसानी से पता होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो होता है ओम। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरा सवाल है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फोटोवोल्टिक सेल कहेंगे, ड्राई सेल, डेनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल? चलिए इस सवाल में से मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ फिलहाल। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए सवाल नंबर तीसरे का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग जिस यंत्र का उपयोग करते हैं, आप लोगों का कमेंट जैसे आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही जवाब आया है आप लोगों का। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सन 1836 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? जॉन फ्रेडरिक डेनियल। ठीक है, क्या नाम था? जॉन फ्रेडरिक डेनियल, जिन्होंने किया था डेनियल सेल का आविष्कार। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। डेनियल सेल का आविष्कार किसने किया था? तो सर जॉन फ्रेडरिक डेनियल। चलिए चौथे सवाल को देखते हैं। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा? चौथे का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। सारे ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है लेकिन सही आंसर आपको चुनना था। तो ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है मनुष्य की सुनने की क्षमता। ठीक है। 5वां क्वेश्चन, किस तत्व की कमी से
गॉइटर यानी कौन सा रोग? घेंघा रोग होता है। ठीक है, घेंघा रोग किस तत्व की कमी के वजह से होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर आयोडीन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि घेंघा रोग जो है ये आयोडीन के कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप बताइएगा इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो बताना है आपको किसके द्वारा? फंगस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू के बारे में बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। और ये जो आपका सवाल नंबर 6 है, इस छठे सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा। ठीक है, सवाल नंबर छठे का सी ऑप्शन सही है। अब इसमें आपका एडीज मच्छर एक और दिया गया है, याद रखिएगा एडीज मच्छर आपका येलो फीवर को भी बहुत तेजी से फैलाता है। तो पूछा जाएगा येलो फीवर कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है? तो बताइएगा आप एडीज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, अगला सवाल है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है? हुक के नियम पे, न्यूटन, आइंस्टीन या फिर फैराडे। ठीक है, तो बताइए पावर ट्रांसफार्मर। अब इसमें आपको नाम दिख रहा है फैराडे का। ठीक है, फैराडे को किस नाम से हम लोग जानते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही में एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है फैराडे का, माइकल फैराडे का। वो क्या है? आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने ही किया था। और इस सवाल का भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैराडे का नियम। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत जरूरी है। आठवां सवाल, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि गैस से वो डायरेक्ट सॉलिड में फॉर्म हो जाती है? डिपोजिशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर सॉलिड से कोई चीज गैस में बन रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। लेकिन अगर चीज कोई भी वस्तु है वो गैस से ठोस में बदल रही है तो उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। 9th क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? आपको पता है 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, 4 ब्लॉक में से आपको बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। और पहली क्लास है आपकी, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड की जाती है। सारे वीडियोस को देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस 9वें सवाल का बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक में ही आपके पहले व दूसरे समूह को हम लोग कहते हैं। 10वां सवाल है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती है? सूक्ष्म, इंफ्रारेड, बड़ा बैंगनी या फिर इनमें से कोई नहीं। रडार का आविष्कार किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको रडार का फुल फॉर्म बता देती हूँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और बीच में आप लगा दीजिए ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और साथ ही में रडार का आविष्कार किसने किया था अगर ये पूछा जाएगा तो उनका नाम था आपका हेनरिच हर्ट्ज। क्या नाम था? हेनरिच हर्ट्ज उनका नाम था जिन्होंने आविष्कार किया था रडार का। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? सूक्ष्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11वां सवाल, एक उड़ते चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? इसको सवाल का बताइए, एक उड़ते चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर स्ट्रोबोस्कोप। तो पहले ही सवाल में मैंने आपको बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर के बारे में बताया। बचता है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोबोस्कोप, जिससे कि उड़ते चक्के की प्रति सेकंड की घूर्णन मापी जाती है। 12वां सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आज के टॉप इंपॉर्टेंट 30 सवाल मैं आपको करवाऊंगी, जिसमें से 12 सवाल हो चुके हैं, तो अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपका ऑप्शन नंबर डी, NaHCO3 होता है, पता है आप लोगों को। अगला सवाल, टाइफॉइड बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु? तो प्रोटोजोआ से होने वाली एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। वो कौन सा है? तो वो है आपका मलेरिया। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। अब आपसे अगर वायरल डिजीज पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं HIV। ठीक है, HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि एक वायरस से होने वाली बीमारी है। टाइफॉइड के बारे में पूछा गया है तो टाइफॉइड का बताइएगा आप किससे होती है? तो ये जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। ठीक है, 13वां सवाल, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है?
मच्छर, मक्खी, चूहा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो प्लाज्मोडियम, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, मलेरिया किससे फैलता है, तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ मच्छर से फैलता है। मच्छर का नाम मैंने इसके वाहक का नाम बताया आप लोगों को, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अगला सवाल, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन, न्यूटन, मैक्सवेल या फिर जॉनसन? तो फादर ऑफ हेरिडिटरी, हिंदी में कहें तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर आपका डार्विन होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर क्या बताइएगा? आप इसका आंसर बताइएगा न्यूटन। न्यूटन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। और साथ ही में अगर आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर आना चाहिए आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन बोलिए या फिर आइंस्टीन बोलिए, ये इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और साथ में विकासवाद का सिद्धांत डार्विन। 16वां सवाल, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? तनाव, वजन, जड़ता या फिर बल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वजन होगा। ठीक है, 17वां सवाल है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाएगा? गैलियम, सीजियम, उपयुक्त में से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन आप लोगों का होमवर्क ये है कि इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त के दोनों ही हथेली पे रखने पे पिघल जाएंगे, यानी कि इनका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम और सीजियम का। अगला सवाल है, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च, निम्न, मध्यम या फिर स्थिर? आयोनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च होते हैं, उच्च होता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कॉस्टिक सोडा का, नमक का, सिट्रिक एसिड का या फिर इनमें से किसी का भी नहीं? तो बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए हम लोग कॉमन देखे भी होंगे कुल्फी वगैरह बनाते हुए, तो उसमें किस चीज का उपयोग किया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला सवाल, तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन और हीलियम या फिर हाइड्रोजन और हीलियम? आसान सा ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाएगा तारे का कंपोजिशन तो बताइएगा ये हाइड्रोजन प्लस हीलियम का बना होता है, यानी कि H+H याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का या फिर पूरे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो आप बताइएगा साइरस, SIRIUS। ठीक है, साइरस जो है ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है। और साथ ही में अगर इसका दूसरा नाम भी अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए तो बताइएगा डॉग स्टार। ठीक है, डॉग स्टार भी इसको हम लोग कहते हैं। अगला है, स्टेनलेस स्टील क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, स्टेनलेस स्टील बहुत सारे अलग अलग चीज धातुओं से मिलकर बनता है, जैसे कि क्रोमियम हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये एक प्रकार का मिश्र धातु है, बहुत सारी चीजों से के मिश्रण से ये बनता है, तो इसीलिए हम लोग इसको मिश्र धातु के कैटेगरी में रखते हैं। अगला सवाल, लोहे की जंग क्या होती है? भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्रतिवर्ती प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह एक प्रकार का केमिकल चेंज है, रासायनिक प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। फिर है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? माइका, क्वार्ट्ज, सिलिका या फिर इनमें से कोई नहीं? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कमेंट करिए। और सभी लोग जरूर से हर रोज रात के ठीक 8 बजे हमारी क्लास में जुड़िएगा। क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पे भी स्टेटस लगा सकते हैं आप लोग लगाइए, शेयर कीजिए। अगला ये जो आपका सवाल है इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सिलिका होगा। ठीक है, सिलिका कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अगला सवाल, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? बहुत ही आसान सा सवाल है, इस सवाल का एकमात्र सही आंसर होगा मेंडलीफ ने किया, क्योंकि ऑप्शन में आपका मैडम क्यूरी, लुईस पास्चर और आइंस्टीन तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 25वां सवाल है, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये घटेगा, ये बढ़ेगा, समान रहेगा या फिर दुगना हो जाएगा? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पता होगा आपको कि लोहे पे जब जंग लग जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है और इसमें भार इसमें बढ़ जाता है। 26वां सवाल, ऊंचाइयों की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि
वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने के लिए बिंदु नीचे आ जाती है। ऑप्शन बी में है गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी में है पर्वतों पर भारी हवा के कारण और डी में है इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आपका जो आज का 26वां सवाल है, इस 26वें सवाल का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक क्यों जाते हैं, बताइए। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है, बर्फ का गलनांक बढ़ता है, उपयुक्त में से दोनों या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इस सवाल का सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, बोलोमीटर यंत्र क्या मापता है, ऊष्मीय चालकता, ऊष्मीय विकिरण, ध्वनि की तीव्रता या फिर रोशनी की तीव्रता। बोलोमीटर के बारे में बताना है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितने लोग देख सकते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। बोलोमीटर आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बताइएगा ऊष्मीय विकिरण को नापने का काम करता है, ठीक है। 29वां सवाल, निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाता है तो पृथ्वी पे सबसे पहले कौन आएगा, लोहा आएगा, कागज आएगा, पत्थर आएगा या फिर तीनों एक ही साथ आएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा निर्वात, यानी कि वैक्यूम में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंका जाएगा तो तीनों हमेशा एक ही साथ आएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, उसके वेट से कोई मतलब नहीं है, तीनों हमेशा एक साथ ही गिरेंगे जमीन पे। अगला सवाल है, पृथ्वी की घूर्णन की गति क्या है, 28 किलोमीटर पर मिनट, 34 किलोमीटर पर मिनट, 52 किलोमीटर पर मिनट या फिर इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की घूर्णन की गति जो है वो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, 28 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो आज के आपके 30 सवाल यहाँ पे होते हैं खत्म। क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर, और आपको लास्ट में लोकसभा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न इसमें करवाए गए हैं और प्लेलिस्ट आपके सामने एक शो हो रहा है जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया गया है, बहुत कम समय में, बिल्कुल मूवी की तरह आपके दिमाग में पूरी सारी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल है वो छप जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद इन दोनों वीडियो को जल्दी से इस वीडियो को क्लिक कीजिए और देख लीजिए फटाफट से। साथ ही में अगर पहली क्लास है आपकी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल हमारी ऐसे ही रात के 8 बजे जनरल साइंस क्लास में। सब लोग अच्छे से रहिएगा। गुड नाइट।